क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल फर्स्ट पार्ट में हैविंग इक्वेशन ऑफ two longest chords x plus y minus 1 is equal to 0 and 3x minus y minus 2 is equal to 0, and passing through 1, 2 सेकेंड में है having circumference of length 5 units and equation of diameters x plus y is equal to 1 and x minus y is equal to 3. थर्ड पार्ट में passing through 0, 0, 6, 0 and 0, 8 इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है. पासिंग थ्रू 0, 0, 6, 0 और 0, 8 हो गया ये. नेक्स्ट फोर्थ लिखो. having center 1, minus 2 and touching x axis तो उसके बाद end points are सिक्स्थ में touches y axis at 0, minus 3 and having length of x intercept 8 units फिर इसके बाद passing through origin and
cuts of intercepts 3 and -4 on x-axis and y-axis respectively. चलो इतने पार्ट है, इसको जल्दी से करो तुम लोग। इसमें सारी चीजें आ जाएगी अभी तक के थ्योरी पार्ट्स की। एंड एक और पार्ट 8 नंबर का पार्ट और ऐड कर लो, 8th वाला, ताकि फिर सब कुछ हो जाएगा इसमें। टचिंग y एक्सिस at 0,√3 and cuts x-axis at points -1,0 and -3,0. जल्दी से सर फर्स्ट पेज दिखा। लॉन्गेस्ट कॉर्ड मतलब क्या होता है सर्कल में? डायमीटर डायमीटर होती है। तो इसको पहले वाले को कैसे करेंगे बताओ? पहले साइमल्टेनियसली सॉल्व करके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे। हाँ, फिर उसके बाद मतलब अज्यूम करेंगे पॉइंट्स जो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे सर्कल को। हाँ। और मतलब उनको मिड पॉइंट से सॉल्व करेंगे और फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वो दोनों पॉइंट्स ढूंढ लेंगे और डायमेट्रिक फॉर्म से करेंगे। अबे गधे, क्या बोल रहा है तू? ये सेंटर मिल गया, सेंटर मिल गया ना? सेंटर और पॉइंट दिए गए हैं, तो हाँ उसमें h माइनस के स्क्वायर की जो इक्वेशन है वो अप्लाई करके रेडियस निकालेंगे और हाँ फिर इक्वेशन लिख देंगे। हाँ, बस रेडियस मिल जाएगी ना हमें। सेंटर मिल गया, सेंटर से इसका डिस्टेंस किसके इक्वल रहेगा? रेडियस रहेगा ना? तो जल्दी से करो। मतलब पहला क्वेश्चन ये है, इसमें लॉन्गेस्ट कॉर्ड्स मतलब डायमीटर्स। तो ये देख लो, इस तरीके की कुछ डायग्राम बनेगी, रफ डायग्राम है ये दो डायमीटर से इसके लॉन्गेस्ट कॉर्ड्स, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? सेंटर। एक डायमीटर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड दूसरी डायमीटर थी
3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब हमने इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, यही है ना? हाँ, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, मतलब पहले इन दोनों को क्या करेंगे हम, ऐड। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पे हमें क्या मिल रहा है, 4x इज इक्वल टू 3, दैट इज x इज इक्वल टू 3/4। x अगर 3/4 आ गया तो y इज इक्वल टू 1/4 है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 3/4, 1/4, और ये जो सर्कल एक पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट कौन सा है, 1, 2। तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये रेडियस के इक्वल होगा। तो यहाँ से r देख लो कितना आने वाला है अब, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये 1/16 प्लस ये 8 माइनस 49/16। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 50 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आने वाला है 25 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज 5/2√2। ये उसकी रेडियस हो गई, ये उसका सेंटर हो गया। तो सेंटर और रेडियस हमें मिल गई, तो इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन कैसे, x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2√2 का स्क्वायर। 5/2√2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। पहला क्लियर है? किसी को कोई डाउट पहले में? ये पहला था, दूसरा करो जल्दी से। दूसरे में क्या बोला गया है, हैविंग circumference ऑफ लेंथ 5 यूनिट्स एंड इक्वेशन ऑफ डायमीटर। तो इसमें तो डायमीटर सॉल्व करके, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके सेंटर मिलेगा, एंड इस सर्कमफरेंस से क्या मिलेगा, रेडियस। रेडियस। तो जल्दी से बताओ उसका इक्वेशन हो। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करो। सर सेकंड का x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/4 पाई स्क्वायर। हाँ सही है। सीधा सेंटर रेडियस से फॉर्म से लिखा है रितेश। सेंटर पता है, रेडियस पता है, वहां से इक्वेशन। ये पुणे में भी लगा हुआ है क्या लॉकडाउन? नहीं सर। या पुणे में भी लगा हुआ है? नहीं लगा है सर। अच्छा, स्कूल कॉलेजेस पे लगा है वहां पे। पता नहीं अभी ये कब तक चलाएंगे कोरोना और ये वो। ओके, हाँ स्कूल कॉलेजेस पे होगा ही, क्योंकि सबसे पहले अटैक इसी के ऊपर आ जाते हैं वो। स्कूल कॉलेजेस बंद करो, भावी पीढ़ी को बचाना चाहते हैं, है कि नहीं? और उनको क्या पता है भावी पीढ़ी वहां पे बर्बाद हो रही है, नहीं पढ़ेंगे तो वैसे भी बर्बाद होने वाले हैं।
जो अपने आप को इन चीजों में संभाल लेगा वो बहुत आगे निकल जाने वाला, और जो नहीं संभाल पाया फिर तो वो बर्बादी होना है। मतलब बीच वाली चीज तो ही नहीं रही अभी। जो संभाल लेगा वो बहुत आगे जाएगा, जो नहीं संभाल पाएगा वो बर्बाद हो जाएगा, और बर्बाद होने वालों की संख्या ज्यादा है। क्योंकि एक लिमिट के बाद भी आदमी क्या करता है कि अरे ये तो क्या है, बार बार का यही लगा हुआ है, चालू हो रहा है बंद हो रहा है, चालू हो रहा है बंद हो रहा है, तो वो छोड़ देता है पूरी उम्मीद क्या ही होगा बोल के। सारी चीजें फिर लाइटली लेने लग जाता है, फिर हालत खराब हो जाती है उसकी। तो ऐसा मत होने देना तुम्हारे साथ, ठीक है। ना वो भी है, गवर्नमेंट दिखाना चाहती है कि कुछ कर रहे हैं। अब वैसे भी वो जो लास्ट वीक में जो ऑफ किया था ना, उसके पीछे का रीजन ये था कि जो गाइडलाइंस आती थी ना, जनरली स्टार्टिंग में निकाली गई थी जनवरी में, कि आपका मतलब ये होना चाहिए, जितने भी टीचर्स है उन सबकी कोरोना रिपोर्ट होनी चाहिए, मतलब कोरोना की टेस्टिंग की हुई होनी चाहिए, किसी की नहीं थी। तो उस वजह से बाद में वो बीच में एक सर्कुलर आया कि कॉलेजेस बंद है। तो हमने सोचा अगर यहाँ पे अगर रेड पड़ती है, ये दिखाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो बंद तो अलग से करेंगे, फाइन भी ऊपर से, फाइन तो मारेंगे, बंद तो करेंगे पता नहीं कितने दिनों के लिए। तो हमने इसलिए वो ऑफ किया था कि पहले हम टेस्ट करवा लेते हैं सब लोगों की, और फिर उसके बाद एक दिखाने के लिए कागज तो रह जाएगा सभी के पास। और टेस्ट करवाइए हमने 3 दिन पहले, अभी तक उसका कुछ आ ही नहीं रहा है। सर आकाश का अभी भी बंद ही है क्या? हाँ, आकाश वाले के उधर वो बंद किया था, तो अभी भी उन्होंने हटाया नहीं क्या उनके उधर से? हाँ बंद ही होगा, अब क्या। पता नहीं ये कौन सा था, वो यशवंत राव पवार, वहां पे किया है। क्या सर? अरे वो टेस्ट, अब वो दिखाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना कि भाई हमारे टीचर नहीं है, ये है वो है, पता चले सब बंद कर दिया। तो वो सारी चीजें चल रही थी, मतलब फिर उसको भी सैनिटाइज करवा लिया था। उसमें भी सैनिटाइज कैसे करवाना, जो गवर्नमेंट सैंक्शन सैनिटाइजेशन वाला जो रहेगा एजेंसी, उसी से सैनिटाइज करवाना है। आप खुद से नहीं कर सकते उसको, आप किसी और चीज से नहीं कर सकते हो, उसी से करवाना है, तभी आपको अप्रूवल है उसका। हमें कैसा लगा टेस्ट करके, क्या पानी आ गया था आंखों में, इतना अंदर तक वो नाक में घुसा दिया था। कुछ ज्यादा ही फाइन मार रहे क्या ये, 1 लाख का एक दिन में, सही है। किधर सर इतना ज्यादा? पता नहीं, ये सातपुर में कहीं पे लगाया है। चलो हटाओ, तुम तो क्वेश्चन सॉल्व करो अभी। सर सेकंड का आंसर? हाँ, सेकंड का, सेकंड में देख लो सेंटर तो निकल जाएगा। सेकंड में एक डायमीटर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दूसरी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, मतलब ऐसी डायग्राम बनने वाली, एक डायमीटर एक, दूसरी ये वाली आ जाएगी, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C रहेगा। तो यहाँ पे देख लो उसको निकाल लेते, तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है, तो सेंटर हमें मिल गया है 2, -1। अब सरकमफेरेंस की लेंथ किसके इक्वल होती है बताओ, 2πr, है ना। तो ये 5 के इक्वल, तो यहां से r इज इक्वल टू 5/2π। अब सेंटर है, रेडियस है, सेंटर रेडियस फॉर्म से इक्वेशन, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
5/2 पाई का होल स्क्वायर। थर्ड का कितने लोगों का आ गया? थर्ड, passing through 0 0 6 0 and 0 8। जल्दी से करो। हाँ सही है चैतन्य। वो बस थोड़ा सा एक ध्यान रखना, वहां पे 12 और 16 की जगह कुछ और आएगा, वो थोड़ा एक बार देख लो। 12 ने वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y आने वाला है। फोर्थ क्या था? फोर्थ में क्या बोला था? 0, -3 पे गलत है ना, फिर ये टच कर रहा है तो फोर्थ जो तुमने बताया है तो गलत है। रोही और ये ऐसा होता है क्या, एक सरफेस को अगर हम सैनिटाइज करते हैं गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू तो 3 महीने तक उसके ऊपर कोरोना नहीं आता है? नहीं सर। ऐसा कुछ नहीं सर, वो ऐसा ज्यादा से है, ज्यादा 24 घंटा रहता होगा सर। है ऐसा है, लेकिन क्योंकि हमने करवाया तो सर्टिफिकेट में क्या दिया है, 3 महीने तक बेंचेस के ऊपर कोरोना नहीं आ सकता है, 90 दिन। और उसको गवर्नमेंट की मतलब सैंक्शन है, गवर्नमेंट सैंक्शन है वो। हाँ सर, फिर कुछ तो होगा उसमें। गवर्नमेंट ही बेवकूफ बनाने में लगा हुआ है, यहाँ पे क्या करे अब। सर तो फिर एक ही बार 4 बार लगा दो, साल का टेंशन ही नहीं। साल का टेंशन ही नहीं, वही सोच रहा हूँ मैं, इन लोगों को लगा देना चाहिए, फिर हर एक सरफेस को 4 4 बार करो, फिर साल भर फिर लॉकडाउन वगैरह की झंझट खत्म हो जाएगी। मतलब कुछ भी निकाल रहे हैं। और सर ऐसा होता तो हर बार यही करते हैं ना हॉस्पिटल में, अरे रोज क्यों बेवकूफ लगा बना देते हैं? रही है गवर्नमेंट वाले भी। सर फिर हाथ को बार बार क्यों सैनिटाइज करते, वो भी 3 महीने तक रहना चाहिए। हाथ के ऊपर मार दो। अच्छा तुम लोगों को भी कर दे क्या सैनिटाइज, 3 महीने तक आएगा ही नहीं है। एकदम बेवकूफी है ना सर पूरी। सबको लाइन में, सर भैया सबको लाइन में खड़ा करके बाल्टी में लेके ऊपर से डाल। अरे नहीं रे, इतना भी अत्याचार थोड़ी। क्वेश्चन लिखना है, देखो क्वेश्चन। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ही बेवकूफ बनाने पे उतर आया तो उसको कौन ही क्या कर सकता है, मानना ही पड़ेगा। 90 दिन तक नहीं होता है।
चलो थर्ड देखो अब यहाँ पे, ये दोनों क्लियर है, पहले दो। फिर थर्ड में हमें क्या बोला गया है, ये जो सर्कल है 0 0, फिर उसके बाद 6 0 एंड 0 8 से पास कर रहा है, मतलब इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है। पहले सर्कल बना लेते, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। सिक्स 0 0 8, ठीक है, इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। अब ये बताओ, ये जो ट्रायंगल बन रहा है मान लो इन तीनों पॉइंट से, इसको हम नाम दे देते हैं ओ ए बी। ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये सर्कल क्या है इस ट्रायंगल का? सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल है, तो ये ए बी उसकी क्या होगी बताओ? हाइपोटेनियस। वो तो ट्रायंगल की हाइपोटेनियस, सर्कल की क्या होगी? डायमीटर। डायमीटर दिख रही है ना सर्कल की, क्योंकि यहाँ पे देख लो डायमीटर अपने किसी भी सेगमेंट में 90 डिग्री सबटेंड करता है। तो देख लो अगर ये डायमीटर है, यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है 90, तो ये ए बी यहाँ पे क्या होगी? डायमीटर। हियर ए बी इज डायमीटर, और उसका मिड पॉइंट। डायमीटर। मिड पॉइंट क्यों करना, अब हमें डायमेट्रिकली एंड पॉइंट से पता है ना, ये ए और बी डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स है। तो इक्वेशन जो आएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल x into x minus 6 x minus 6 into x minus 0 plus y minus 0 into y minus 8 is equal to 0। तो x square plus y square minus 6x minus 8y is equal to 0। थोड़ी सी ज्योमेट्री की भी हेल्प लेनी होती है, और सर्कल के केस में जब तुम एक्सरसाइज 2 वगैरह सॉल्व करोगे, अगर ज्योमेट्री भी थोड़ी बहुत वहां पे तुमने इमेजिन कर ली, तो बहुत इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। उसमें ज्यादा स्टेप्स यूज करने की, ये सारी चीजें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो थोड़ा सा रफ डायग्राम भी चल जाएगी, कभी एग्जैक्ट अगर बनाने की जरूरत पड़ती तो वो भी बना लेना, लेकिन डायग्राम से थोड़ा सोचना, ठीक है। ये किसका है? हाँ, ये जो तुमने लिखा वो भी सही है ना हर्षवर्धन। तुमने कैसे लिखा? सेंटर रेडियस फॉर्म से लिखा। मैंने कैसे लिखा? डायमेट्रिक फॉर्म से लिखा। तुमने पहले सेंटर निकाला होगा 3,4, और फिर उसके बाद ये ए बी उसकी डायमीटर 10, उसकी रेडियस 5, वहां से आंसर सही है। दोनों से सेम इक्वेशन मिलेगा, जब तुमने जो लिखा है उसको जब तुम एक्सपांड करोगे ना, सर आ जाएगा उससे भी। अब फोर्थ में क्या है, एक बार फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में सेंटर एंड टचिंग एक्स एक्सिस। हाँ, फिर फोर्थ सही है, रूही सही है तुम्हारा। मुझे फोर्थ कुछ और लगा, ये मैं फिफ्थ को फोर्थ समझ बैठा था। तो यहाँ पे देख लो फोर्थ में क्या है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, और सेंटर उसका क्या है 1,-2। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये देख लो यहाँ पे, ये 1,-2, ये उसका सेंटर है। उसकी रेडियस कितनी आएगी? मॉड -2। मतलब मॉड -2, तो 2 उसकी रेडियस आ जाएगी। तो उसका इक्वेशन x-1 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहां से उसका इक्वेशन है, ठीक है। क्या क्या इक्वेशन आ रहे, बहुत सारे लोग दे रहे हैं। सही है, हर्षवर्धन का सही था, रितेश का सही था। 2 नहीं रहे रितेश, 4। फिर उसके बाद और किसने दिया फोर्थ का? और इसका सोहम का सही, सोहम का गलत है, समर्थ का सही है, रूही का भी गलत है। फिर फोर्थ कुछ और ही लिखा है रूही ने। तो ये क्लियर है क्या, बताओ पहले फोर्थ सभी लोगों को? यस सर। फिर उसके बाद फिफ्थ भी और आसान है, उसमें 1 1 एंड 2 2 डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स है।
ये जो 1 1 एंड 2 2 है ये डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स है, तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सीधा डायमेट्रिक फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये उसका इक्वेशन है, ठीक है। फिफ्थ क्लियर है। फिर उसके बाद सिक्स्थ, देखो यहाँ पे ये सिक्स्थ है, सेवेंथ है। यहाँ पे ये बताओ, ये जो सेवेंथ है इसमें -4 लिखने का क्या मतलब होता है? माइनस का क्या मीनिंग होता है यहाँ पे, बताओ। नेगेटिव y एक्सिस पे होगा। नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर वो कट कर रहा है, ठीक है। तो जल्दी से 6 7 करो। सर हाँ 6th में 2 इक्वेशन मिलेंगी ना? क्या? 6th में 2 इक्वेशन मिलेंगी ना? हाँ 2 इक्वेशन किस वजह से मिलेंगे बताओ, बहुत बढ़िया। सर वो y एक्सिस से टच कर रहा है हाँ तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट के फॉर्मूले में अपन x स्क्वायर डाल देंगे और दोनों साइड स्क्वायर करके वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले आइडिया। हाँ वो भी करेंगे। इसको करने का तरीका मैं बता देता, तुम करो, पहले ट्राई करो। इसको करने के तरीके बहुत आसान है, डायग्राम से बहुत इजीली आ जाता है ये। इसको मैं बस डायग्राम में ही पूरी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये 6th की 7th की आगे जो 8th है उसकी। तो तुम एक बार उसको सॉल्व करो, वो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट वाला सर फॉर्मूला, ये वो उससे। सर हाँ बोलो। और पहले ट्राई करो तुम, उसके बाद में बताने वाला हूँ, ट्राई करो। आवाज आ रही है क्या अब? आ रही है सर। हाँ, अरे वो तो स्क्रीन चली गई, अब फिर से लिखना पड़ेगा क्या? इसमें 6th क्वेश्चन में क्या था बताओ। which touches y axis and सर एक 0, इक्वेशन मान लो। minus 3. 0, -3 एंड लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट था ना, 8 यूनिट्स। 8 unit. ऑफ एक्स इंटरसेप्ट
8 यूनिट्स। तो ये देख लो अब यहाँ पे इसको करने का तरीका, सर एक लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट 8 यूनिट्स। तो इसकी डायग्राम बना लेते हैं हम। तो ये देख लो, ये y एक्सिस को -0, -3 पे टच कर रहा है, एंड x एक्सिस के ऊपर जो उसका इंटरसेप्ट आ रहा है उसकी लेंथ क्या है, 8 यूनिट्स है। ये पहले इसमें सर्कल बनाना होता है मस्त। हाँ देख लो हर्षवर्धन, यहाँ पे बता रहा हूं अब मैं। ठीक है, ये y एक्सिस कहाँ पे टच करेगा उसको, 0, इस पे, एंड x एक्सिस के ऊपर कितने लेंथ का इंटरसेप्ट, तो ये देख लो यहाँ पे 0, -3। तो ये बताओ इसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, और सेंटर से परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री आ रहा है ना यहाँ पे, ये देख लो ये 90 डिग्री आएगा, तो ये लाइन उसकी क्या होगी, ये लाइन टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। इतना तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। और ये उसका होगा सेंटर। तो बताओ सेंटर का y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -3 -3 आएगा y -3 कोऑर्डिनेट। अब x कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। अब ये बताओ सेंटर से अगर हम किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो क्या करता है, उसको इक्वली बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करता है। इक्वली बाइसेक्ट क्या होता है, बाइसेक्ट मतलब इक्वली होता है वो, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी बताओ, इधर वाली लेंथ ये 3 आएगी सर। अबे अब 4 आएगी ना, 8 है उसकी लेंथ, हाँ सर 4 आएगी। ये 4 आएगी, ये 4 आएगी, ये वाली कितनी है, 3 है। तो ये बताओ इसकी रेडियस कितनी आने वाली है, 5 आएगी। तो ये बताओ क्या ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको नाम दे देते हैं सी सेंटर, ये ए, ये बी और ये डी, क्या यहाँ पे सी डी इसकी रेडियस होगी क्या इस सर्कल की, यस सर। सी डी हाँ। रेडियस होगी, होगी ना, सी बी हाँ भी सर। रेडियस ही है। तो ये देखो ये भी 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे बताओ सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहेगा फिर, -5 5 ना, +5 गधे, राइट 5 है। पता चल गया अब ये सारी चीजें डायग्राम में, डायग्राम कैसे आई, या फिर से एक्सप्लेन करना है, समझा सर। किसी को नहीं समझा होगा तो बता देना, क्योंकि 7th भी मैं इसी से करने वाला हूँ और 8th भी इसी तरीके से, और तुम्हें भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है सॉल्व करने की, टाइम बच जाएगा। फिर वहां पे अभी तुमने क्या लगाया होगा, x इंटरसेप्ट g² - c 2 टाइम्स ऑफ, और वो तो उस वजह से वो टाइम टेकिंग है थोड़ा, तो ये ज्यादा बेटर है उसके कंपेयर में। डायग्राम ही तो है, सर्कल की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हमने स्टार्टिंग में देखी थी 7-8, उसी की हेल्प से कर रहे हैं। ये एक्स इंटरसेप्ट था, इसकी लेंथ 8 थी, सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़े हम, तो इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। अब ये बताओ, ये तो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट बोला गया ना, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट 8 है, जो अभी हमने यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट लिया है वो तो पॉजिटिव आ रहा है, क्या वो निगेटिव भी हो सकता है क्या, हाँ सर। सकता है ना, निगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर भी ले लेंगे तो लेंथ तो 8 ही आनी है, लेंथ तो 8 ही आनी है। बाकी बस साइन क्या इंडिकेट करेगा, -8, वो निगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में चीजें गिवन है वो लेंथ के टर्म्स में है, उसकी वजह से और एक पॉसिबिलिटी आएगी, वो कौन सी रहेगी, ये वाली रहेगी, जब वो निगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, कितने यूनिट लेंथ की, 8 की। तो ये देख लो यहाँ पे ये सेंटर का y कोऑर्डिनेट -3, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे ये 4 आ जाएगा। ये कितना आएगा बताओ, अब इसकी रेडियस, रेडियस तो 5 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली है। अब ये बताओ ये भी 5 रहेगा, ये C है, ये A, ये B, ये D, सिर्फ ये -5 हो जाएगा ना सर, यहाँ पे -5 हो जाएगा क्योंकि हम निगेटिव डायरेक्शन लेफ्ट में हैंड आ रहे साइड हैं पे। इसके, तो सेंटर -5, -3, ठीक है। तो अब इसका इक्वेशन देख लो, यहाँ पे जब इक्वेशन हम लिखेंगे इसका, तो ये आ जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर
प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्लियर है ये? हाँ सर। चलो इसको लिखो, डायग्राम बनाओ इसकी। और ऐसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत सॉल्व किए होंगे तुमने 10th में, और ये ज्योमेट्री वाले लेंथ से रिलेटेड किए है क्या? तो उसी की हेल्प लेके हम क्या कर रहे हैं, अब कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में भी उसको डील कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया, सारी चीजें लेंथ के टर्म्स में देख ली, ये 3, ये 4 4, ये 5 आएगा, रेडियस 5। अब उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, जो डायग्राम दिख रही है उसकी हेल्प से। अच्छा कोई नहीं हर्षवर्धन, अब गलती मत होने देना, ठीक है? सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन देख लो। अच्छा 7 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं यहाँ पे, क्या था क्वेश्चन एक बार बताओ तो, 7 नंबर का। Passing through origin and cuts of intercepts 3 and -4 on x-axis and y-axis. हाँ, पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0 से पास कर रहा है, कट्स इंटरसेप्ट्स 3 and -4 ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। यहाँ पे लेंथ नहीं बोला है मैंने, तो ये 3 कौन से डायरेक्शन में होगा बताओ? पॉजिटिव या नेगेटिव? अबे नहीं नहीं, पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव ना। और ये -4 मीन्स कौन से y एक्सिस के ऊपर होगा? नेगेटिव। नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव। होगा। तो इसकी डायग्राम देख लो तुम, ओरिजिन से पास कर रहा है, पहले सर्कल बना लो, ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है? अब उसके बाद x इंटरसेप्ट 3 है, y इंटरसेप्ट -4 है, तो उसके लिए तुम बताओ कि कहाँ पे होना चाहिए ये सेंटर? इस तरीके से आएगा क्या? ये वाली डायग्राम बनेगी, हाँ सर। है ना? पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से पास करवा दिया। अब उसके बाद ये वाला कितना है, 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ कितने आएंगे इस पॉइंट के? 3,0 3,0। ये कितना है, लेंथ के टर्म्स में बात की जाए तो 4 है, और माइनस क्या इंडिकेट कर रहा था, निगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर, तो हमने ले ही लिया निगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे? 0, -4। अब बताओ ये ए एंड बी डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स है क्या? हाँ सर। है ना, डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स है, क्योंकि ये यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री, तो 80 90 डायमीटर है, तो वहां से इक्वेशन ए बी इज डायमीटर, डायग्राम से इसको किया तो यहाँ से आ जाएगा x-3 x-0 प्लस y-0 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये x² प्लस y² -3x माइनस प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ये उसका इक्वेशन है। हाँ सही है सोहम, सही था। हर्षवर्धन सही है।
क्लियर है ये 7? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो इसमें। ये क्वेश्चन जो था, ऐसे क्वेश्चन क्या था इसमें 8 पार्ट्स थे, मतलब एक तरीके से 8 क्वेश्चन ही हम बोलेंगे। जब इक्वेशन निकालने की बारी आती है सर्कल की, तो ऐसी ही सारी चीजों में क्वेश्चन घूमता है। कभी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट गिवन रहेगा, उसकी लेंथ गिवन रहेगी, कभी विद साइन वो गिवन रहेगा, कभी यहाँ पे टच कर रहा है वहां पे टच कर रहा है, ऐसी लैंग्वेज रहेगी। ठीक है, तो उसको ध्यान से पढ़ना है। वहां पे जितने केसेस पॉसिबल हो सकते हैं वो थोड़ा इमेजिन करना है लैंग्वेज को देखते हुए, एंड उसके बाद डायग्राम बना के डायग्राम में ही सारी चीजें डील करो, तो बहुत इजीली आंसर आएगा। वरना वो फॉर्मूला, इंटरसेप्ट का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला लगाओगे तो वहां पे लेंथ तो बढ़ेगी ही क्वेश्चन की, और कंफ्यूजन भी बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत, कौन सा साइन लेना कौन सा नहीं लेना उसका। तो उस वजह से उससे तो मैं सजेस्ट भी नहीं करता, उससे मैं सॉल्व भी कभी नहीं करता हूँ। हमेशा डायग्राम से डील करता हूँ ऐसी चीजों को जब एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट की लेंथ की बात आती है। तो जल्दी से 8 वाला करो। हाँ सही है हर्षवर्धन, ये तो लॉजिकली भी सॉल्व हो रहा है, तो रिकॉर्डेड नहीं भी देखोगे तब भी चलेगा कल का। क्योंकि ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें सर्कल में थ्योरी पार्ट में तो हम लिखवाते हैं उसको, क्योंकि उससे तो वो क्वेश्चन बनता ही है, लेकिन उसके अलावा भी एक उसका आसान सा तरीका होता है, तो क्वेश्चन हम हमेशा उसी से डील करते हैं। ठीक है, और थ्योरी पार्ट में भी मैंने कुछ अलग ऐसा नहीं करवाया था, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई को टच कर रहा है, ये सारे पॉइंट्स ही लिखवाए थे, ज्यादा कुछ नहीं था वहां पे। और डायमेट्रिकल फॉर्म, अगर हमें डायमेट्रिक फॉर्म ही नहीं पता होगा तो इस तरीके से इक्वेशन नहीं लिख सकते ना, तो बस एक फॉर्म वो देखना जरूरी था कि कैसे आता है वो। 8 नंबर का क्वेश्चन ये है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसमें क्या था, टचेस वाई एक्सिस एट, वाई एक्सिस को टच कर रहा है यहाँ पे 0,√3 पे, एंड कट्स एक्स एक्सिस एट -1,0 एंड -3,0। तो इसकी डायग्राम देख लो। पहले सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है और कहां पे कर रहा है, 0,√3। 0,3 ठीक है, 0,√3 पे टच कर रहा है। फिर उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -1,0, इसके कोऑर्डिनेट्स -3,0। तो ये A है, ये B है, और इसको हम ले लेते हैं D। तो तुम ये बताओ सेंटर का ये जो लेंथ आएगी वो कितनी आ रही है, ये लेंथ सेंटर का, चलो y कोऑर्डिनेट बताओ कितना होगा सेंटर का y कोऑर्डिनेट, √3। √3। ठीक है, अब ये ए बी लेंथ कितनी आ रही है, 1. मिड पॉइंट ए बी लेंथ ए बी की, 2। या तो इसका मिड पॉइंट बताओ तुम क्या आ रहा है, ए बी का मिड पॉइंट -2,0। तो -2,0 है, तो इसका ये इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, एंड पैरेलल टू X वाई constant। एक्सिस, तो x इज इक्वल टू -2, तो x कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, हमेशा -2, एंड उसकी रेडियस कितनी आएगी, अगर ये हो गया तो ये वाली लेंथ कितनी आने वाली है, 2 है कि नहीं। बोलो। हाँ सर। तो यहाँ पे सेंटर हो गया इसका -2,√3, रेडियस हो गई 2, तो इसका इक्वेशन x + 2 का होल स्क्वायर
y माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये इसका इक्वेशन है। ठीक है, अगर मान लो ऐसे नहीं समझ में आया तो एक चीज ये करो फिर कि अच्छा सर्कल ही हट गया क्या, अंडू कहाँ से होगा। हाँ ये देख लो, ये लेंथ 1 आएगी, ये यहाँ पे रूट 3 है, तो इसकी रेडियस कितने आने वाली है 2। 2। तो ये भी 2 रहेगा। अब ये 2 रहेगा तो यहाँ पे देखो ये x एक्सिस, ये x कोऑर्डिनेट कितना आने वाला है इसका -2। ऐसे भी जा सकते हो तुम। ठीक है, तो यहाँ से सेंटर वही है। तो क्लियर है अब ये सारे क्वेश्चंस। यस सर। चलो बढ़िया है अंश, सारे पार्ट अगर सही आए तो। डायग्राम से जाना ज्यादा बेटर होता है इसमें। हो गया ये, हो गया होगा तो बता दो, आगे बढ़ते हैं। डन सर। डन। चलो इस वीक में तो मैं जेए में रिवीजन शुरू करने वाला था और ये कोरोना ने पूरा बिगाड़ ही दिया, सेम गेम पूरा। सर हमारे 12th तो भी हो गए क्या, ऑनलाइन ऑफलाइन? हाँ 12th तो भी हो गए क्या हमारे ऑफलाइन की, वो उसका भी कोई? होगी ना, अब हम तो होगी बोलेंगे रे, हम थोड़ी ना निगेटिव सोचने देंगे। निगेटिव सोच वैसे लानी भी नहीं है दिमाग में, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखो आजू बाजू में। वरना इस बार के बच्चे डर के वजह से भी बहुत सारे, मतलब एक दो बच्चे का परफॉर्मेंस कम हुआ है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 99 प्लस आ सकते हैं, लेकिन वो 98 पे अटक गए। वो एक डर की वजह से एक निगेटिव इन्वायरमेंट उन्होंने अपने आसपास बना लिया था, वरना वो भी थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे एक्सपेक्ट और कर रहे हैं उनसे कि वो जाएंगे 99 प्लस आएंगे, और है उनमें कैलिबर, तो 99 के आगे और बच्चे दिखेंगे। पैनिक अटैक आ रहा थे किसी किसी को तो एग्जाम के पहले, डर के मारे उठ रहा है रात रात को, ऐसे चीजें बता रहे थे बच्चे मेरे को। अब ऐसे अगर होगा तो फिर एग्जाम में कैसे कंसंट्रेट कर पाएंगे ये लोग। एक क्वेश्चन नहीं बना तो इनके पसीने छूट जाते होंगे एग्जाम में। तो तुम में से ऐसा कोई है क्या जिसको लगता है बहुत ज्यादा डर? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं क्या, होते होंगे ना। सर एग्जाम के पहले 10-15 मिनट लगता है, उसके बाद नहीं लगता कुछ। और वैसे भी बता देता तुम लोगों को मैं, गधे लोग होते दो कैटेगरी के होते हैं। अब पहली कैटेगरी ऐसी होती है जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, जो कुछ नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा रिजल्ट बढ़िया आ जाए, और वो इसी टेंशन में है कि कल मेरा रिजल्ट बढ़िया आएगा या अच्छा है, मतलब घटिया आएगा, बढ़िया आएगा या घटिया आएगा। इस सोच में वो लगे हुए रहते हैं, उस टेंशन में रहते हैं। अब उसको खुद सोचना चाहिए, उसने पढ़ाई नहीं की है तो क्यों उसका रिजल्ट बढ़िया आने वाला है। और दूसरे होते हैं जो बहुत पढ़ाई करते हैं और ये सोचते हैं, सेम चीज सोचते हैं, बढ़िया होगा या घटिया होगा, बढ़िया होगा या घटिया होगा। तो उस सोच की वजह से भी उनका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। अगर सब कुछ पढ़ा है तो बढ़िया ही होगा वहां पे पेपर, उस मेंटेलिटी से जाना चाहिए। तो उनको भी गधों के कैटेगरी में ही रखा जाता है। वो कौन से ऐसे 30 मार्क का लग के गए, पूरी मेहनत की है, बाद में जाके वहां पे एक घटिया सी चीज की वजह से पेपर खराब करके आ गए। अरे पढ़ लिया तो भी डर तो होता है, क्या मतलब फिर। अब तुम देख लो कौन से कैटेगरी के गधे हो, कौन से कैटेगरी का है समर्थ तुम?
कोई भी नहीं सर, घोड़ा हूँ सर मैं। अच्छा घोड़े हैं हम, तो हमें दौड़ना है, आगे निकलना है सबसे। और जो भी अपने आप को इस कैटेगरी का गधा वगैरह समझता होगा, कोई नहीं, हम है तुम लोगों के साथ, हम तुम्हें घोड़ा बनाएंगे। बस तुम लोग जो हम बता रहे वो चीजें करो। दौड़ना तो हम तुम्हें सिखा ही देंगे घोड़े की तरह, भले ही दिखते गधों की तरह होंगे आप, दौड़ना तो सिखा देंगे तुम लोगों को। तो ये होता है कि अगर सब कुछ पढ़ा है हमने, तो डर की वजह से फिर पेपर गंदा करना कोई मतलब नहीं बनता है, सेंस नहीं होता है उसका कुछ। अच्छा तू तो चीता है क्या? हाँ सही है भाई, तू चीता है, बहुत बढ़िया। कौन सर? ये हर्षवर्धन है भी सूखा सा। सर वो तो चूहा है सर। अच्छा चूहा है ना वो। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं अब। 1 मिनट बस। अच्छा तू उसेन बोल्ट है क्या? बहुत बढ़िया, आ जा। अब आ जाओ नीचे उतर, थोड़ा हवा में उड़ रहा है तू बहुत। अगला है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। तो लाइन में पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज हम कहां पे करते हैं? लाइन में पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज किस लिए करते हैं? किसी भी गिवन पॉइंट पर एक पॉइंट फाइंड करने के लिए। हाँ सही है, गिवन लाइन के ऊपर गिवन पॉइंट से आर डिस्टेंस पे अगर हमें कोई पॉइंट चाहिए, उसके लिए हम यूज करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है। और यहाँ पे अब पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, अगर हमें सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट कंसीडर करना है, ठीक है, सर्कल के ऊपर कोई वेरिएबल, जैसे लाइन के ऊपर हमें कोई पॉइंट कंसीडर करना होता है, जैसे ये वाली लाइन, तो हम क्या करते हैं, x की जगह पे अल्फा लेते हैं और y कितना आ जाता है, 1 माइनस अल्फा। तो लाइन में तो वो बहुत इजीली निकल जाता है, एक की जगह पे अल्फा ले लो, दूसरा अल्फा के टर्म्स में आएगा, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में आ जाएंगे। तो इसमें भी पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज क्या होता है, सर्कल में हमें सर्कल के ऊपर अगर कोई वेरिएबल पॉइंट कंसीडर करना है, तो उसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म में कंसीडर करेंगे, क्योंकि वहां पे बस एक ही पैरामीटर होता है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी होती है। तो देख लो कैसे। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, आसान सा एक इक्वेशन लेके चल रहे हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन ओरिजिन, रेडियस ए आर स्क्वायर ले लो, आर स्क्वायर, रेडियस आर आर। ठीक है, जब इसकी हम डायग्राम बनाएंगे, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गए, इसके ऊपर हमने कोई पॉइंट पी लिया है एक्स कॉमा वाई, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये ओपी डिस्टेंस कितना आएगा, आर आर के इक्वल। ये वाला एंगल अब हम मान लेते हैं क्या है, थीटा। ये वाला एंगल थीटा है, तो तुम बताओ यहाँ पे एक्स, आर और थीटा के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं हम, एक्स आर इज कॉस थीटा आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा आर साइन थीटा। अब इसमें बताओ कितने पैरामीटर्स है जो हमने लिखा है एक्स और वाई, 2 तो कौन से पैरामीटर्स है? साइन थीटा अबे थीटा ही तो पैरामीटर होता है, थीटा ही वेरिएबल है ना यहाँ पे, पैरामीटर तो एक ही है ना थीटा, बाकी ये आर तो नॉन ही है। तो जब भी सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट कंसीडर करना है, तो हम वो कंसीडर करेंगे कौन से फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में कंसीडर करेंगे, खास करके लोकस वाले क्वेश्चंस में। कौन से क्वेश्चंस में, लोकस वाले क्वेश्चंस में खास करके। ठीक है,
ये नितिन घोटी कौन है अब अपने इसमें रे? और थोड़ा ध्यान रखना है, ये एमए में कुछ ज्यादा ही परेशान करते हैं लोग, मतलब ये ऑन करके अनम्यूट करके गाना बजा देते हैं। थोड़ा मेरे इसमें तो बच के रहना, ठीक है? सर वो कॉलेज के लेक्चर में भी एक लड़का आया था, उसने ऐसे ही किया था। तो उससे थोड़ा बच के रहना। मैं फोर्सफुली फिर म्यूट कर दूंगा सभी लोगों को। तो अगर किसी को भी मजे सर लेने हम के जे बारे में हम सोचना हम है, सर नीट मजे लेने के बारे में सोचना है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे पहले वो सोच लो। फिर चैट में लिखते रहो अपना, मैं इधर से अकेला बोलता रहूंगा। और ये अभी ये जो नितिन घोटी घोटी कौन आ रहा था पता नहीं, अपने खुद के नाम से इंटर करना। चलो ठीक है। और अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसके बारे में पता चलता है तो बता दिया करो हम लोगों को, बेहिचक बता सकते हो। तुम्हारा नाम गुप्त रखा जाएगा, रिवील नहीं किया जाएगा, ठीक है? इसका आश्वासन वैसे भी मैं क्या दे रहा हूँ हुआ, तुम लोगों को, ठीक है? तो पता है कि ऐसा कौन करता है? गधे लोग सर। गधे लोग तो है रे, नाम बता नाम। सर नाम गुप्त रखा जाएगा ना? अच्छा तेरा नाम गुप्त रखा जाएगा ना, तू बताएगा तो। सर किससे डर रहा है मतलब ये सर? हाँ ना सर, हाँ ना सर, वही ना सर। वही करता होगा सर। है वही लग रहा है मेरे को। मैं सर सर कितनी शांति रहती है सर, मेरा माइक ऑन रहता है। वही वही, ये नहीं करता है। सही है, अपने इंजीनियरिंग वाले सही होते हैं सारे लड़के। ये मेडिकल वालों को कुछ काम नहीं होता है। कर क्या ही पढ़ना होता है, उनकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो लल्लू होती है, जो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो उसके सामने। और जो बायो होता है मैथ्स के सामने तो कहीं पे नहीं टिकता है बायो तो। टिकता है क्या बताओ तुम लोग? नहीं सर। और क्या? नहीं सर। सर नहीं सर। सर बायोलॉजी एक्चुअली हमें बोर था इसलिए छोड़ दिया सर, नहीं तो कर सकते। अरे तो कहाँ वो 720 में 720 ठोकते रहते हैं वहां पे, वो मतलब ही नहीं बनता ना, सेंस ही नहीं बनता है। कचरा हो गया सर अभी नीट भी। अपना एडवांस का पेपर देखो, मजे आ जाएंगे पेपर सॉल्व करते वक्त। मैथ्स के सामने कोई नहीं टिकता सर। भाई मैथ्स के सामने कोई नहीं टिकता है। जिसको मैथ्स आती है उसको बाकी सारे सब्जेक्ट आसान हो जाते हैं उसके लिए। मतलब जिसका मैथ्स स्ट्रांग होता है, हर एक का हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जिसका मैथ्स स्ट्रांग होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग, तो वो केमिस्ट्री भी आसानी से कर सकता है और फिजिक्स भी आसानी से कर सकता है, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। सर इसलिए मैथ्स को टॉपर स्टूल बोला जाता है सर। हाँ, और जो मैथ्स में टॉप करता है वही ओवरऑल टॉप करता है। क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला पार्ट ज्यादा होता है, वो एक अलग अपना उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। केमिस्ट्री में तो रटना ही होता है, रटोगे तो बनेगा, नहीं रटोगे तो नहीं बनेगा। मैथ्स में पता ही नहीं चलता कि इस क्वेश्चन को देखते हुए ये हमसे बनेगा या नहीं बनेगा, उसके लिए हमें उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी ही पड़ती है। और बीच में जाके पता चलता है कि ये तो साला बन ही नहीं रहा हमसे, बाद में पता चलता है कि ये तो बहुत आसान था। ये सॉल्व करना शुरू करने के बाद पता चलता है, और इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है मैथ्स में। सर इसलिए टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है सर भाई। अच्छा मैंने टॉप करना चाहिए था, अरे गधे क्या लॉजिक लगा रहा तू तो। सर आपको मैथ्स में कितने सबसे ज्यादा मार्क्स किस में थे सर? मैथ्स में ही थे मेरे क्या? मैथ्स में ही थे, एडवांस में? मैथ्स में ही थे मेरे। और मैं इतने मैथ्स पढ़ता भी नहीं था, पता नहीं क्यों।
पहले से स्ट्रांग थी, बचपन से ही देख के समझ में आ जाता था कि ये चीजें क्या है। मतलब वो एक ये होते हैं ना, स्टेप वाइज चीजें चलती है, तो अपने आप वो दिमाग में एक सेट होता चला जाता है कि हाँ इसको ऐसे करना, ऐसे 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 बढ़ना होता है। ज्यादा टाइम में देता था फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, और उसमें आता ही नहीं था मेरा स्कोर कभी। अरे नहीं, मैं टॉपर नहीं था, मैं स्कूल में भी टॉपर नहीं था कभी। स्कूल में, हमारे स्कूल में लगभग कितने 150-200 बच्चे, हमारा ही पहला साल था जिस वक्त वो बोर्ड हटा दिया गया था, तो हमारे टाइम पे 150 बच्चे 90 के आगे थे, और उस टाइम पे मेरी रैंक उसमें 110-120 थी। और उसके बाद पता चलता है कि एडवांस में बस हमारे स्कूल से 2 बच्चे क्रैक मतलब क्वालिफाई कर पाए, एक मैं था और एक लड़का था। चीजें अलग अलग होती है। जरूरी नहीं कि अगर तुम 10th तक इंटेलिजेंट हो, मतलब बढ़िया स्कोर कर रहे हो, तो आगे भी कर पाओ। उसके लिए आगे पूरा अलग ही चीजें हो जाती है। चलो हटाओ, अब आ जाओ इसके ऊपर। ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्लियर है क्या? यस सर। तो क्या करना होता है, x² + y² = r²। तो इसका पैरामेट्रिक अगर फॉर्म हमें बोला गया तो वो क्या आएगा, x r cos थीटा, y r sin थीटा। इसका मतलब सर्कल के ऊपर, इस सर्कल के ऊपर हमें कोई एक वेरिएबल पॉइंट कंसीडर करना है, तो वो हम कौन सा कंसीडर करेंगे, r cos थीटा, r sin थीटा। ये तो हो गया इसके लिए। अब उसके बाद अगर मान लो सर्कल हमने ये कंसीडर किया है x - h का होल स्क्वायर या x - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y - बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। अब इसका पैरामेट्रिक फॉर्म हमें लिखना है, तो थोड़ी देर के लिए क्या करो, इसको इमेजिन करो ये कैपिटल X है और ये है कैपिटल Y इज इक्वल टू r²। तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म बताओ क्या होता है, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म। इसका पैरामेट्रिक फॉर्म, अरे अभी तो देखा हमने, x² + y² = r², है तो x r cos थीटा, y r sin थीटा। तो इसमें इसका पैरामेट्रिक फॉर्म ये जो मैंने लिखा है, अब स्मॉल x की जगह पे कैपिटल X है और कैपिटल Y है, तो कैपिटल X क्या आ जाएगा, r cos थीटा, कैपिटल Y आ जाएगा r sin थीटा। अब लेकिन कैपिटल X किसके इक्वल है, x - अल्फा, एंड स्मॉल कैपिटल Y किसके इक्वल, y - बीटा। तो x इज इक्वल टू अल्फा प्लस r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू बीटा प्लस r sin थीटा। ये क्लियर है? अब इसका पैरामेट्रिक फॉर्म, अगर सेंटर अल्फा बीटा रहेगा तो क्या आएगा, और हाँ मेरा फिजिक्स वीक था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा स्कोर कम आता था उसमें, बाकी के कंपेयर में कम आता था। फिजिक्स में स्कोर मेरा 50% से नीचे कभी नहीं गया था जब मैं पढ़ता था। तो ये ध्यान रखना, चीजें पता चले बोलोगे फिजिक्स तो नहीं आती सर, 50% तो आता ही था, कुछ भी हो जाए। तो तुम लोगों का भी आना चाहिए, आता है क्या? आता है सर। और जब हमने एग्जाम दी थी तो उस वक्त का फिजिक्स सबसे ज्यादा टफ आया था। जो जब से ये शुरू हुआ था ना एडवांस ऑब्जेक्टिव, उसके बाद से वो टफेस्ट पेपर माना गया था फिजिक्स का 2012 का। तो उसमें 120 का लगभग पेपर हुआ था, तो स्कोर मेरा 60 था उसमें। बाकी मैथ्स में ज्यादा था, केमिस्ट्री में भी ज्यादा था उसके कंपेयर में। तो क्या है, स्कूल में घुटने के दिमाग की जरूरत होती है और जेई के लिए ऊपर वाले दिमाग की जरूरत होती है। तो स्कूल में जो टॉप करता है उसका दिमाग घुटने में होता है। तू अपने लॉजिक अपने पास रख, किसी दिन मार खाएगा लड़कियों के हाथ से तू,
क्योंकि स्कूल में लड़कियां ही टॉप करती है ना। तो तू क्या कहना चाहता है, लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है? चप्पलों से मार खाएगा कौन तो। सर, कौन कौन बोल रहा है सर? हर्षवर्धन? नाम तो मैं रिवील नहीं कौन बोला? हर्षवर्धन ही होगा सर। नाम मैं अगर रिवील करूंगा तो ये मार ही खाएगा लड़कियों के हाथ से। थोड़ा ऐसा थोड़ा था सर, हमारे स्कूल में अंश सेकंड आया था सर। सेकंड आएगा। अबे देखो अंश, तेरे को भी बोला है फिर उसने। सर मैं थर्ड आया था, आशिक के सेकंड था। अच्छा फिर अजिंक्य तेरे लिए है। ठीक है, ये हो गया। यस सर। चलो तो ये हाँ सर, देखो, ये सेंटर रेडियस फॉर्म था। तो अब इससे तुम ये बताओ, अगर हम ये कंसीडर करते, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें देखो इसका सेंटर क्या था? सेंटर बताओ इसका। अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा कॉमा बीटा, और रेडियस आर। आर। तो देख लो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स एक्स अल्फा प्लस आर कॉस थीटा, वाई क्या आ गया बीटा प्लस आर साइन थीटा। अब यहाँ पे बताओ सेंटर क्या रहेगा? सेंटर इसमें सेंटर क्या आएगा बताओ ना भाई, इसमें जनरल माइनस जी कॉमा माइनस एफ। माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और इसकी रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इसमें जब हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो x कितना आ जाएगा? माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा, आर मतलब ये रेडियस, एंड y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, तो क्लियर है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। ये अगर हम स्टैंडर्ड सर्कल लेके चलते जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस r, तो उसमें x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आर साइन थीटा y आ जाएगा। फिर इसमें अगर सेंटर अल्फा बीटा है तो x इज इक्वल टू आर अल्फा प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू बीटा प्लस आर साइन थीटा, एंड ये हो गया जनरल फॉर्म में। इसका मतलब हमें किसकी जरूरत पड़ती है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए? सेंटर की एंड रेडियस की। फिर उसके बाद तो हमें पता है x के साथ तो कॉस आने वाला है, y के साथ साइन आने वाला है। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में, और ये कब यूज करना है उसमें? सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है क्या? अभी आ रही है सर। हाँ अभी आई सर। हाँ, तो क्लियर है ना पैरामेट्रिक फॉर्म? हाँ सर। यस सर। तो ये किस लिए यूज करते हैं हम? सर्कल के ऊपर कोई एक वेरिएबल पॉइंट हमें कंसीडर करना है एक सिंगल वेरिएबल में या सिंगल पैरामीटर में, तो उस केस में हम पैरामेट्रिक का यूज करेंगे कोऑर्डिनेट्स एज्यूम करने के लिए। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम इसके आगे देखेंगे कल के लेक्चर में। चलो ठीक है फिर।